लिए शायद इस तरह किया है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस पे। अगर उनकी तनज़्ज़ुली करते, ए से बी में लेकर आते, तो लोग शायद तनकीद करते। इसलिए इन्होंने जो है वो कैटेगरी खत्म कर दी और फिर बी कैटेगरी से शुरू किया, और बी में बाबर और रिजवान दोनों हैं। तो भाई आपने तो खुद अपने क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया, और आपने ये भी बता दिया बाबर आजम रिजवान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है जिसको हम ए कैटेगरी में डाल दें। कोई और जो बी में आया है वो आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं 2025 और 2026 के लिए, जिसमें ए, बी, सी और डी कैटेगरीज शामिल हैं। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है, और वो सबसे मेन कैटेगरी है जिसमें सबसे बड़े नाम शामिल होते हैं, जिन्होंने पूरे साल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखाई होती हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी कैटेगरी है और क्यों उस कैटेगरी में? आपको जो टेस्ट मैच का कप्तान का उसको डी में रखा है, शान मसूद को डी में। वही मैं कह रहा हूँ कि बासित भाई ये चीजें तो सुटेबल नहीं है, और डी कैटेगरी में रखना टेस्ट का कप्तान, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है उसकी है आउट ऑफ फॉर्म। जब आपकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, आप 36 गलतियां निकालने लग जाते हैं प्लेयर से। दूसरी चीज, उसको बस कुछ रीजन की वजह से नहीं रखना, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं आपको, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, चाहे वो एक फॉर्मेट खेले, चाहे वो जितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो, जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर नहीं होता, वो ए कैटेगरी से कभी भी बाहर नहीं होगा। ये भी चलो मैं आपको बता दूं। ये कहां होता है? कभी भी एक कैटेगरी से अपनी टॉप की कैटेगरी से कभी भी। सुन ले मेरी बात, मैं आपको सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। कोई पाकिस्तान के अभी आपके सामने जो, अगर मुझे वो गलत नहीं हो तो जॉस बटलर, वो सॉरी बेन स्टोक्स आपके सामने है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंसेस पिछले कोई 25-30 इनिंग में। बेन स्टोक्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट, पूरी बात करो ना भाई। देखिए बात सुनो, इंग्लैंड के क्रिकेट को आप पाकिस्तान की क्रिकेट से मिला रहे हैं। यार मैं तो 18 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। 18 काउंटीज हैं, एक पूरा सिस्टम है। आप गलत तरफ। हमें इस तरह का कोई प्लेयर नजर ही नहीं आया, कोई इस तरह का डिजर्विंग प्लेयर ही नजर नहीं आया जो हमें ए कैटेगरी में प्रॉपर कैंडिडेट हमें नजर आता, जिसको हम ए कैटेगरी देते हैं और हम उसको इतनी जो हमारी बड़ी अमाउंट है, सैलरीज हैं जो पर मंथ मिलती हैं हर खिलाड़ी को, वो हम उस खिलाड़ी को दे सकें। अब सैलरीज की बात कर लेते हैं कि किस खिलाड़ी को सैलरीज मिलती हैं, कितनी मिलती हैं। ये सब हमेशा हर किसी का ये सवाल होता होगा कि हमारे प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं तो उनको कितनी पैसे मिलते होंगे, किस कैटेगरी को कितने पैसे मिलते हैं। तो लास्ट ईयर के हिसाब से भी उनको उतने मिलते हैं, इस बार कितनी ज़्यादा उनकी प्रमोशन होती है, कितनी डिमोशन होती है, ये भी फैसला हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए कैटेगरी में 65 लाख और 70,000 ये एक कैटेगरी के प्लेयर्स को मिलता है, जिसमें आईसीसी के रेवेन्यू होता है। उसको तो मैं समझता हूँ कि बी में होना चाहिए। अगर आपने टॉप पे बी इस वक्त रखी है, उसको बी में होना चाहिए। आप देखें कि आपका 4 साल का कप्तान बाबर सबसे बेस्ट आपका प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में, टेक्निक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर चीज के लिहाज से वो बी में है। ये 2 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्या सो नहीं की है उसने 2.5-3 साल से, तो इसका मतलब ये है कि उसको टॉप कैटेगरी मिलेगी। ये तो आपने टॉप कैटेगरी के लिए तो प्लेयर करने हैं, लेकिन उसके लिए एक कोई प्रोसेस होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या प्रोसेस है, क्या सोच के रखा। किस कोई एक फॉर्मेट खेलता है तो वो टॉप कैटेगरी में, कोई दोनों खेलते हैं वो भी एक तरह। तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा जैसे है, कप्तान बना T20 का, उसके तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसको ए में होना चाहिए था। अगर बनता देते तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ए में रहना, खेलना। कामी 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि जो तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई भी, T20 भी और टेस्ट मैच। साइम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद। लेकिन क्योंकि ये बड़े नाम नहीं है, जिस तरह बाबर, रिजवान और शाहीन बड़े नाम है, तो इन्होंने एक कैटेगरी हटा दी। हालांकि मेरे हिसाब से जो ये बी कैटेगरी है ना, ये बेसिकली है एक कैटेगरी। और हमेशा की तरह हमेशा ये होता था कि जो अंडर 19 से प्लेयर ऊपर आता था, जैसे रोहिल नजीर है, शाहीन से जो जाते थे प्लेयर, अपना वो मेहरान मुमताज वगैरह, इस दफा वो वाला 10 प्लेयर नहीं डाले इन्होंने। देखिए बासित में जैसे आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कोई बंदा आता है, पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन भी कोई इतनी खास नहीं है, कोई इतनी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की नहीं रही है। पूरे 2025 के इब्तदाई 8 महीनों में हमने 29 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अली भाई टीम उसमें से हमने सिर्फ 10 जीते हैं, 18 हारे हैं। और ना वो अपने माइंडसेट के साथ क्रिकेट चला रहा होता है, उसके अपने असूल होते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरे मुल्कों में प्रोसेस क्या है, उस सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चेंज नहीं करते। उस सिस्टम में आके अपनी इनपुट देते हैं, वो चेंज नहीं करते कि क्या मजीद बेहतर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट में हो नहीं रहा, जिसकी वजह से ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा है। हर मर्तबा देखिए, मैं अगर होता ना, ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये सब कुछ करता,
मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50% कम करता, मैं मैच फीस से 30% कम करता। मैं कहता कि भाई आप जीतो, ये जितना 50% मैंने कम किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा, टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो। आपकी मैच फीस जितनी मैंने कम की है इससे ज्यादा करूंगा, आप टीम को लेके आओ, आप परफॉर्मेंस करो, मैं लेके आऊंगा, लेकिन आपको मैं फिर भी ए में रखूंगा। और ये है, और मैं समझता हूँ कि बड़े लकी हैं कि इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और देखें इसमें लड़कों का भी कसूर है, टीम का भी कसूर है कि ये चीजें आप आज से 4 साल 5 साल पहले सोच लेते हैं ना, तो ये चीजें नहीं होनी थी, ना हमारी क्रिकेट इतनी नीचे जानी थी, ना डिसरिस्पेक्ट प्लेयरों की होनी थी। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है, मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे। तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है, मैनेजमेंट को कौन सोचेगा, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनसे कौन रिजाइन लेगा, उनको कौन डिमोट करेगा, ये सारी चीजें कौन करेगा, मुझे एक बात बताएं ना। आज मैं आपसे सवाल करूंगा, जवाब आपने देने हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया गया है जिसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनके टैलेंट के हिसाब से या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ए श्रेणी से निकालकर बी श्रेणी में डाल दिया गया है। अब इसी को लेकर पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट तनवीर अहमद काफी भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बेहतर पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी है ही नहीं, तो उनको ए श्रेणी से निकालकर बी में क्यों डाला गया है। क्योंकि दोस्तों एक समय बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती थी और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर तो बाबर आजम को विराट कोहली से भी बेहतर बताते थे, लेकिन बाबर आजम की क्रिकेट का इस समय ऐसा सत्यानाश हो गया है कि उसे ए श्रेणी से निकालकर बी में डाल दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान काफी बुरी तरह से हार गया था और वेस्ट इंडीज ने 2-1 से पाकिस्तान को लपेट दिया। इस सीरीज के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की टीम थी और पाकिस्तान चौथे नंबर पर थी, लेकिन चौथे नंबर वाली टीम 10वें नंबर वाली टीम से काफी बुरी तरह से हार गई, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया में काफी क्रिटिसाइज भी होने लगा। अगर बात की जाए पाकिस्तानी क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ए कैटेगरी में तो किसी को रखा ही नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों ए कैटेगरी में बाबर और रिजवान दोनों ही थे, लेकिन हम उन दोनों को बी कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि ए कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी इस लायक है ही नहीं कि उसे ए कैटेगरी में डाला जाए। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही बी कैटेगरी से शुरू हो चुकी है। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।